नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के साइबर डिफेंस जो कि माइनर वोकेशनल का सब्जेक्ट है। यह सेशन 2023-27 में सेमेस्टर 2 में पूछा गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइबर डिफेंस का टॉपिक कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो मॉड्यूल 1 का है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 के हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, साइबर क्राइम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे टॉपिक को डिटेल में देखा है। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 के 4th चैप्टर को देखेंगे या फिर टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट से जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या है। दोस्तों यहाँ 3 नंबर से स्टार्ट है। हमने कंप्यूटर इथिक्स के एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के पॉइंट 2 और 1 पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो वो वीडियो को देख लें। आइए देखते हैं कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पॉइंट नंबर 3। इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इथिक्स। इसमें आपसे पूछा जाता है प्रोटेक्ट्स राइट्स जो कि है एथिकल बिहेवियर इन कंप्यूटिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट्स यूज़र फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड प्राइवेसी वायलेशन। दोस्तों इसका मतलब है उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। कंप्यूटर एथिक्स का पालन करने से उपयोगकर्ताओं को शोषण, पहचान की चोरी और गोपनीयता के उल्लंघन से बचाया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंश्योर फेयर यूज़, जो कि नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करके उपयोगकर्ताओं एक निष्पक्ष और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण में योगदान करते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर चोरी और साहित्यिक चोरी जैसे दुरुपयोग रोके जा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों विश्वास बनाए रखता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में नैतिक आचरण से उपयोगकर्ताओं, संगठनों और सरकारों के बीच विश्वास बढ़ता है, जिससे एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल वातावरण बनता है। दोस्तों इसके बाद आता है साइबर अपराध को रोकता है। कंप्यूटर इथिक्स का पालन करने से हैकिंग, धोखाधड़ी और अन्य दुर्भावपूर्ण गतिविधियों को घटनाओं को कम किया जा सकता है। दोस्तों ये सारे कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप जिसमें भी उत्तर लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन सारे नोट्स का PDF हमने धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट में दे दिया है और वहाँ से जाके इन सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में चौथा पॉइंट में आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आर फॉर्मल गाइडलाइंस एंड रूल्स दैट डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स information and computing resources. These policies are designed to ensure data confidentiality, integrity and availability while minimizing security risk and threats. दोस्तों इसका मतलब है सुरक्षा नीतियाँ, औपचारिक दिशा निर्देश और नियम होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि एक संगठन अपनी सूचना और कंप्यूटिंग संस्थानों की सुरक्षा कैसे करता है। इन नीतियों का उद्देश्य डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है, साथ ही सुरक्षा जोखिमों और खतरों को कम करना होता है। इसके बाद दोस्तों आता है पर्पस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सुरक्षा नीतियों का उद्देश्य क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों इसका पहला उद्देश्य है प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी की रक्षा करना होता है। इसके बाद आता है प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स, साइबर खतरों को रोकना होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में आता है इंश्योर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, नियमों का पालन सुनिश्चित करना। इसके बाद आता है दोस्तों एस्टैब्लिश यूज़र अकाउंटेबिलिटी, उपयोगकर्ताओं की जवाबदेही स्थापित करना। आइए देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके। दोस्तों प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, यूज़ और डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन।
दोस्तों इसका मतलब है कि गोपनीयता जानकारी की अनधिकृत पहुंच, उपयोग या प्रकटीकरण को रोकना होता है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स, मिटिगेट रिस्क फ्रॉम साइबर अटैक्स इंक्लूडिंग हैकिंग, मैलवेयर एंड फिशिंग। दोस्तों साइबर खतरों को रोकना जैसे हैकिंग, मैलवेयर और फिशिंग सहित साइबर हमलों से होने वाले जोखिमों को कम करना होता है। इसके बाद आता है दोस्तों नियमों का पालन सुनिश्चित करना, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए कानूनी आवश्यकताओं और उद्योग मानकों का पूरा मानना। दोस्तों इसके बाद आता है उपयोगकर्ताओं की जवाबदेही स्थापित करना, उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और प्रणालियों और डेटा के स्वीकृत उपयोग को परिभाषित करना। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। दोस्तों पहला आता है एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग पहुंच नियंत्रण कहते हैं। बी में आता है एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, जिसको हम लोग स्वीकार्य उपयोग नीति कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसे हम लोग डाटा सुरक्षा नीति कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हम यहाँ हिंदी को डिस्कस करते हैं। पहला है पहुंच नियंत्रण, यह निर्धारित करता है कि कौन कुछ विशेष प्रणालियां या डेटा तक पहुंच सकता है और किन परिस्थितियों में इसमें पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक जैसे प्रमाणीकरण विधियों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों स्वीकार्य उपयोग नीति, जिसको हम लोग एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AUP कहते हैं इसको। यह निर्दिष्ट करता है कि उपयोगकर्ताओं, संगठन की प्रणालियों और संस्थानों का क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। या इंटरनेट उपयोग, ईमेल प्रथाओं और सॉफ्टवेयर या फाइलों को डाउनलोड करने के बारे में नियम तय करता है। दोस्तों C नंबर में आता है डेटा सुरक्षा नीति, जिसे हम लोग डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी कहते हैं। इसमें संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण और नियमित बैकअप का उपयोग किया जाता है। इसमें सुरक्षित डेटा डिलीट करने के दिशा निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। D नंबर में है दोस्तों घटना प्रतिक्रिया योजना, जिसे हम लोग इंसिडेंट रिस्पांस प्लान भी कहते हैं। दोस्तों इसमें यह सुरक्षा घटनाओं जैसे डेटा उल्लंघन, मालवेयर संक्रमण या अनधिकृत पहुंच के प्रयासों का जवाब देने के लिए निर्देश प्रदान करती है। यह योजना नुकसान को सीमित करने और जल्दी से उभरने में मदद करती है। दोस्तों E नंबर में उपयोगकर्ताओं प्रशिक्षण और जागरूकता, जिसे हम लोग यूज़र ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कहते हैं। दोस्तों यह कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों, सुरक्षित कंप्यूटिंग प्रथाओं और फिशिंग हमलों की पहचान करने के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता को स्थापित करता है। दोस्तों अब यहाँ फिर से पढ़ सकते हैं कि यह कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों, सुरक्षित कंप्यूटिंग प्रथाओं और फिशिंग हमलों की पहचान करने के बारे में जागरूक के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को स्थापित करता है। दोस्तों इसके बाद आता है एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा, जिसे हम लोग एन्क्रिप्शन एंड डाटा सिक्योरिटी कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों इसमें संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए और एन्क्रिप्शन का उपयोग करने की नीतियां जो डेटा को स्थिति में और यात्रा करते समय अनधिकृत पहुंच और उल्लंघनों से रोकती है। दोस्तों हमने ये सारे वर्ड का आपको शॉर्ट फॉर्म और इसका मीनिंग समझाया था कि अनधिकृत को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप यदि पुराने वीडियो इसके पहले के वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वो देखें, तब इसको देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है दोस्तों बैकअप और पुनर्प्राप्ति नीति, जिसे हम लोग बैकअप एंड रिकवरी पॉलिसी कहते हैं। इसमें दोस्तों नियमित डेटा बैकअप के लिए प्रोटोकॉल और किसी भी विफलता या उल्लंघन के बाद प्रणालियों को बहाल करने की प्रक्रिया परिभाषित करती है। यह सिस्टम आउटेज की स्थिति में व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसके बाद है दोस्तों भौतिक सुरक्षा उपाय, जिसे हम लोग फिजिकल सिक्योरिटी मेजर कहते हैं। संगठन के भौतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कदम निर्धारित करती है, जिसमें सर्वर, डेटा सेंटर और कार्यालय उपकरण शामिल हैं। इसमें CCTV सुरक्षा, गार्ड और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच को प्रबंधित करना शामिल है। इसके बाद है दोस्तों पासवर्ड प्रबंधन नीति, जिसे हम लोग पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी भी कहते हैं।
दोस्तों इसमें पासवर्ड बनाने, उपयोग करने और अपडेट करने के लिए दिशा निर्देश निर्दिष्ट करती है। इसमें पासवर्ड की जटिलता, समाप्ति अवधि और सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता शामिल हो सकती है। इसके बाद है दोस्तों भौतिक सुरक्षा उपाय, जिसे हम लोग फिजिकल सिक्योरिटी मेजर भी कहते हैं। इसमें संगठन के भौतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कदम निर्धारित करती है, जिसमें सर्वर, डेटा सेंटर और कार्यालय उपकरण शामिल हैं। इसमें सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच की प्रतिबंधित करना शामिल है। दोस्तों इसके बाद पासवर्ड प्रबंधन नीति, जिसे हम लोग पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी कहते हैं। इसमें पासवर्ड बनाने, उपयोग करने और अपडेट करने के लिए दिशा निर्देश निर्दिष्ट करती है। इसमें पासवर्ड की जटिलता, समाप्ति अवधि और सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता शामिल हो सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है पांचवा में सुरक्षा नीतियों के उदाहरण, जिसे हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं BYOD, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिंग योर ऑन डिवाइस पॉलिसी, मतलब होता है अपना खुद का डिवाइस लाओ नीति। यह नीति यह बताती है कि कर्मचारी किस प्रकार अपने व्यक्तिगत उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट का उपयोग कंपनी के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। यह नीति सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करती है और डेटा लीक होने के जोखिम को रोकती है। इसके बाद आता है दोस्तों दूरदर्श कार्य नीति। जब अधिक कर्मचारी दूरदर्श रूप से काम कर रहे होते हैं तो संगठनों को कार्यालय के बाहर से कंपनी के संस्थानों तक सुरक्षित पहुंच के लिए दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता होती है। इसमें VPN, सुरक्षित वाईफाई और स्वीकृत उपकरणों का उपयोग शामिल है। इसके बाद है दोस्तों सोशल मीडिया उपयोग नीति। इसमें आपको यह नीति बताती है कि कर्मचारी अपने पेशेवर भूमिका के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह संवेदनशील कंपनी जानकारी को साझा करने या कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से रोकती है। इसके बाद आता है दोस्तों 6 नंबर में सुरक्षा नीतियों को लागू करने में चुनौतियां। पहला है जागरूकता की कमी, B में है बदलते साइबर खतरे, C में है आंतरिक खतरे, D में है सुरक्षा और उपयोग में संतुलन और E में कानूनी आवश्यकताओं का पालन। आइए देखते हैं दोस्तों एक एक करके सारे टॉपिक्स को। दोस्तों जागरूकता की कमी में आपको कई उपयोगकर्ता जिनमें कर्मचारी भी शामिल हैं सुरक्षा नीतियों की पूरी तरह से नहीं समझते हैं या उनका पालन नहीं करते हैं, जिससे वे साइबर खतरों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। यही चीज़ को हमने इंग्लिश में लिखा है कि मैनी यूजर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज में नॉट फुली अंडरस्टैंड और फॉलो सिक्योरिटी पॉलिसीज मेकिंग देम वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट्स। इसके बाद है दोस्तों बदलते साइबर खतरे। साइबर सुरक्षा खतरे लगातार बदलते रहते हैं, जिससे सुरक्षा नीतियों को नए हमलों के खिलाफ अपडेट और प्रभावी रखना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों आंतरिक खतरे। संगठन के अंदर के कर्मचारी या व्यक्ति संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं, चाहे वह गलती से हो या जानबूझकर किसी बुरे इरादे से हो। इसके बाद है दोस्तों सुरक्षा और उपयोग में संतुलन, जिसे हम लोग बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों इसमें कड़ी सुरक्षा उपाय जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसके बाद कभी कभी उपयोगकर्ताओं को असुविधा का कारण बन सकते हैं या उत्पादकता को कम कर सकते हैं। सुरक्षा और उपयोग में संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। दोस्तों ई में है आपका कानूनी आवश्यकताओं का पालन। विभिन्न देशों और उद्योगों में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर अलग अलग नियम होते हैं। इन नियमों को पालन सुनिश्चित करना विशेष रूप से वैश्विक संगठनों के लिए जटिल हो सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों सुरक्षा नीतियां में नैतिक चिंताएं। सुरक्षा नीतियां को लागू करते समय नैतिक पहलुओं को ध्यान रखना जरूरी है। इनमें से कुछ चिंताएं इस प्रकार है, जैसे निगरानी और गोपनीयता। इसमें आपको सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी करना होता है, उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है। संगठनों को निगरानी की सीमा के बारे में पारदर्शी होना चाहिए और जहां आवश्यक हो सहमति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों डेटा संग्रहण। उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना जिम्मेदारी से किया जाना
चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल आवश्यक जानकारी ही एकत्र की जाए और उसे ठीक से सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद आता है दोस्तों व्हिसल ब्लोइंग। अधिक कर्मचारी किसी अनैतिक व्यवहार या सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाते हैं तो वे इस बारे में रिपोर्ट करने या ना करने की दुविधा में पड़ सकते हैं, खासकर जब ऐसा करने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों इसके बाद उपयोगकर्ता की जवाबदेही बनाम विश्वास। सुरक्षा नीतियां आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक प्रतिबंध यह संकेत दे सकते हैं कि संगठन को अपने कर्मचारियों या उपयोगकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इससे संगठनों के अंदर तनाव पैदा हो सकता है। इसी प्रकार आप 8 में दिया गया है कंप्यूटर सुरक्षा में नैतिक सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता। दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन सारे को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंक्लूजन दिया गया है कि कंप्यूटर नैतिकता और सुरक्षा नीतियाँ एक सुरक्षित और न्यायसंगत डिजिटल वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नैतिक दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि और संगठन प्रौद्योगिकी है जिसके जिम्मेदारी पूर्वक और निष्पक्ष रूप से उपयोग करें। वही सुरक्षा नीतियां प्रणालियों, नेटवर्क और डेटा को संभावित खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक ढांचे प्रदान करती है। दोनों मिलकर कंप्यूटिंग की बढ़ती आपस में जड़ी दुनिया में विश्वास और सुरक्षा का नींव बनाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के कुछ टॉपिक्स को देखें और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये हमने देखा। दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम मॉड्यूल 1 के गाइडलाइंस टू चूज़ वेब ब्राउज़र देखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस और ईमेल सिक्योरिटी देखेंगे। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और बाकी को मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इस सारे नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके यह PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम वहां आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।